यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन क्या है। लेकिन इससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि एट द एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम ड्राइव कर रहे होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन पूरा नॉलेज टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलेगा हमें बच्चों? हमें इससे मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। दूसरी चीज़ एरिया अंडर, ये दोनों एजम्पशंस, ये दोनों कंडीशन बहुत ज़रूरी है इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि वहाँ जाके हम ये चीज़ कैसे डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कैसे करेंगे। ये सब इन्हीं दो जो चीज़ें मिलती हैं हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। वहाँ आप ये नहीं कह सकते हो कि आप डिस्टेंस को किस चीज़ के इक्वल ले रहे हो, वो आपका अंदाजा होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ जो है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ अजम्पशन में जाके हम ये बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल। आज अब हम एक नए लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की फिज़िक्स की बुक, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो पहला टॉपिक इस बुक में रखा है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट द एंड इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। यूँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो टॉपिक था आपकी बुक में, इसको हटा दिया गया है। लेकिन मेरे नज़र में इसको ठीक नहीं किया, नहीं हटाना चाहिए। बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत एमसीक्यूज बनते हैं इससे रिलेटेड। तो एट द एंड आप खुद फैसला करें कि इसके ऊपर लेक्चर होना चाहिए। अगर बुक में नहीं भी है तो इसके ऊपर ज़रूर लेक्चर होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। तो मोशन ऑफ बॉडी इन ए लाइन, यानी कि ये क्या होता है कि किसी भी बॉडी का मोशन लाइन में हो विदाउट रोटेशन। अब वो जो लाइन हो सकती है वो कर्व हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, सर्कुलर, यानी कि ऐसा मोशन जो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे या कर्व पाथ पे मूव करे। इसकी एग्जांपल भी देंगे हम। तो क्या है मोशन ऑफ बॉडी? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ लाइन विदाउट रोटेशन, बगैर रोटेशन के। अगर रोटेशन आ जाए तो फिर वो रोटेशनल मोशन हो जाता है। फिर वो उसमें और चीज़ें आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। हम इनसे बचने के लिए विदाउट रोटेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, द पाथ जो है ना वो क्या हो सकता है? द पाथ में बी स्ट्रेट और कर्व। पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। स्ट्रेट पाथ का मतलब ये है कि लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं स्ट्रेट पाथ में मोशन कौन सा होता है? लीनियर मोशन। जो किसी स्ट्रेट पाथ, किसी रोड पे जो कार मूव कर रही हो, ठीक है, कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही हो, तो वो एक तरह से ट्रांसलेटरी मोशन है। जो स्ट्रेट पाथ पे मोशन हो रहा होता है वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। और दूसरी तरह का कर्व पाथ पे अगर ले लें तो सर्कुलर मोशन हो सकता है, रैंडम। और साथ सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। वो भी आपके इसी चैप्टर के अंदर है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल भी इसी में से ले सकते हैं, क्योंकि उसका पाथ कर्व होता है, ट्रेजेक्ट्री कर्व होती है। तो ये था ट्रांसलेटरी मोशन, जस्ट सिंपल। लेकिन पहले जो टॉपिक आ रहा है वो इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन क्या है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग है अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तो उसमें डेरिवेशन कैसी होगी वो हम देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन क्या है। लेकिन इससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि एट द एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम ड्राइव कर रहे होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को।
उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं हो। एट द एंड मैं रखूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पढ़ाने शुरू हो गया तो आपका जो मेन मकसद, जो मेन टॉपिक दिया हुआ है वो नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं कि ये वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम इस वीडियो को स्किप करते हैं, दूसरी वीडियो देख लेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले आपको कौन सी वाली चीज़ें दें, इक्वेशन हम मोशन की डेरिवेशन दें, लेकिन उससे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, देखें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो उस मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे जब कोई बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, इक्वल इंटरवल में, यानी कि बराबर की वेलोसिटी चेंज हो रही हो बराबर बराबर इंटरवल में, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक एक सेकंड भी जा रहा है, सेकंड में एक एक का इजाफा हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, और फिर वेलोसिटी में भी इक्वल अमाउंट में चेंज आ रही, वो वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में चेंज 1 मीटर पर सेकंड का भी इक्वल अमाउंट में चेंज आ सकता है, या 2 मीटर पर सेकंड का भी इक्वल अमाउंट में चेंज आ सकता है। तो इस तरह के इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज आए और इक्वल टाइम लें, टाइम इंटरवल लें, तो उस मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अलावा खाली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा या डीसेलरेटेड मोशन क्या होगा, इसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, लेकिन एट द एंड में करूँगा इसके ऊपर। अच्छा, व्हेन velocity of a body changes equal amount in equal interval of time, equal intervals of time, then the motion is said to be motion is said to be यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे इसको बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। इसकी एक एग्जांपल लूँगा, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का एक्चुअल में मतलब क्या है। मान ले कोई बंदा है, यहाँ से मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, ये अजम्पशंस, ये कंडीशंस भी होती है, ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए एजम्पशन कंडीशन ली हुई, स्ट्रेट पाथ का मोशन होना चाहिए, उसमें से एक ये कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ मोशन ले रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से कोई बंदा साइकिल पे जा रहा है, ठीक है जी, साइकिल थोड़ी उठी हुई है, तो ये बंदा है साइकिल पे जा रहा है, ये यहाँ पे टाइम में ले रहा हूँ, नीचे क्या ले रहा हूँ? टाइम, उधर ऊपर क्या ले रहा हूँ? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम से हमें क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन मिलने वाला है, और वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब देखिए ये 0 है, 0 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 1 सेकंड है, मैं आगे सिर्फ नंबर्स लिखूंगा, 2, यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे 4 ले लें, यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे 5 ले लें, यहाँ पे फिर 10 हो गया। ऐसे चलते चलते ये आगे मूव कर रहा है। अब इसका हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। पहले 1 सेकंड में, 0 सेकंड में देखें तो 0 ही आएगा, 1 सेकंड में चेक करें, 1 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये देखें। 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या है? 1 सेकंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड, तो कितना मिलने वाला है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगले सेकंड में चेक करना चाहते हैं, दूसरे सेकंड में, ये भी चेक करें एक्सेलरेशन दूसरे सेकंड में, तो वो होगा ऊपर कितना है? 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2, तो इससे भी क्या मिलने वाला है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड में सेम आ रहा है। लास्ट सेकंड में चेक करें, बाकी आप चेक करके चेक कर सकते हैं, लास्ट 5वें सेकंड में चेक करें, तो वो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 5 सेकंड, तो इससे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, सेम है। देखिए 2 मीटर पर सेकंड थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा है। एट ईच इंटरवल या एट ईच सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 2 मीटर का चेंज आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है कि क्योंकि एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम there is equal amount of change of time, therefore the acceleration of a body is uniform accelerated motion। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है वेलोसिटी का। तो अब बात कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाना, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। उसके लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, टाइम भी जा रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कोई और ग्राफ होगा, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कोई और ग्राफ होगा, डीसेलरेटेड मोशन के लिए कोई और ग्राफ होगा, और मतलब यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड के लिए या कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कोई और ग्राफ होगा। इन सब ग्राफ को हम हल्के से डिस्कस करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इस बात की समझ आई ना तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन आसान होगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि बॉडी की स्पीड कैसी हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बाकी तरह के ग्राफ्स से हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं रहती। तो इसलिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ किस तरह का बनता है ये भी अभी सीखने वाले हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो ग्राफ है उससे हमें क्या मिलता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या मिलता है मतलब क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन मिलेगा, एक वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करके देगा। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो इस तरह का होता है। मैं आपको क्या बताऊं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन इस ग्राफ में तो हमें दो चीज़ें देगा, इसको वी टी ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वी टी ग्राफ इट गिव्स अस टू थिंग्स, यानी कि टू चीज़ें, टू क्वांटिटीज हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर वन, कैसे? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप इन द सेंस टेन थीटा हम निकालेंगे, यहाँ बताऊंगा मैं आपको। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हमें बच्चों? हमें इससे मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिलेगा। दूसरी चीज़ एरिया अंडर, एरिया अंडर, ये दोनों एजम्पशंस, ये दोनों कंडीशन बहुत ज़रूरी है इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि वहाँ जाके हम ये चीज़ कैसे डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कैसे करेंगे। ये सब इन्हीं दो जो चीज़ें मिलती हैं हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। वहाँ आप ये नहीं कह सकते हो कि आप डिस्टेंस को किस चीज़ के इक्वल ले रहे हो, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो है ना, एरिया अंडर, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम। लेकिन यहाँ अजम्पशन में जाके हम ये बातें करेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे होते, डिस्टेंस ले रहे होते। वैसे होता डिस्टेंस है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ले रहे होते हैं। वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को कंसिडर किए बगैर जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस होगा। क्या बात कर रहे हैं सर, हमें ये बात नहीं समझ आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होते हैं? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन होगी। लेकिन डिस्टेंस तो ऐसा खोखला तो नहीं, स्केलर है, लेकिन तो इसके साथ मैग्नीट्यूड तो होगा। इसके पास सब वो चीज़ें हैं जो डिस्प्लेसमेंट के पास है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जब कंसीडर कर रहे हो तो वो एक तरह से
आप डायरेक्शन कंसीडर किए बगैर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हो, मगर अगर कहीं आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बोल रहे हो तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है लेकिन विदाउट डायरेक्शन मिलता है। सर डायरेक्शन क्यों नहीं ले रहे हम? देखिए डायरेक्शन हम सिर्फ अजम्पशन कंडीशंस में पढ़ेंगे, वहाँ इनिशियल वेलोसिटी और उसके साथ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी डायरेक्शन को हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लिया जाता है या उसी की डायरेक्शन में ही कंसिडर किया जाता है और उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो हम ये बात आगे जाके करने वाले हैं। इधर बता के मैं आपको कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखने की बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज़ें मिल रही हैं। अब जो यहाँ बात हमने की थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये बात बहुत ज़रूरी है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पहली बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन वो इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस होगी। मैं बता रहा हूँ द इंक्लाइन का मतलब क्या है कि ऐसे कोई एक तरफ से ये यहाँ टाइम लेंगे यहाँ वेलोसिटी लेंगे। आपको पता होगी जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम एक्स एक्सिस के अलांग ले रहे हैं। तो ये एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। आप लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिया हुआ है। तो अब ये जो है ना यहाँ पे ये जो है आपका जो थीटा है वो सेम आ रहा है, स्लोप सेम है, थीटा सेम है मतलब स्लोप सेम है। इन दोनों का कंपैरिजन नहीं, एक ही लाइन में थीटा सेम रहता है। इसका आगे जाते जाएंगे ना हर जगह पे थीटा उतना ही रहेगा, थीटा कांस्टेंट है। अब ये 45 का है तो ये भी 45 का है, समझ आ रही है? मतलब ये थ्रू आउट इस जर्नी में इस लाइन के लिए थीटा कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट, और इसमें भी स्लोप कांस्टेंट होगा। तो बात कहने की ये है कि यहाँ पे हम इसका जो ग्राफ हो वो स्ट्रेट लाइन होगा कि यूनिफॉर्म द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन is a straight line inclined to time axis। जो टाइम हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टली इसके साथ इंक्लाइन होता है। इंक्लाइन प्लेन जानते हो ना, किसी को ऐसे नहीं ऐसे रखते हो तो ये एक इंक्लाइन प्लेन जाता है। तो इंक्लाइन प्लेन के साथ क्या होता है, ये यानी कि टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइन होता है। तो ये अब इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उससे हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो एक होगी स्लोप, एक होगा हमारे पास एरिया। एरिया से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, अगर पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ यार, फिर मैं पूरी वीडियो बनाऊँ इस ग्राफ्स के ऊपर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सभी के ऊपर डिटेल वीडियो होनी चाहिए। क्योंकि पुरानी बुक्स में ये टॉपिक था, अब निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि आप 9th में पढ़ के आ रहे हो, यानी कि पुरानी बुक्स में ये ग्राफ वाला टॉपिक था, अब इन्होंने निकाल दिया। निकालने का मतलब वो आपको ये समझ रहे हैं कि आपने 9th में सब कुछ सीख के आए। हालांकि 9th में भी है ग्राफ वगैरह, वहाँ सीख के आए, लेकिन वहाँ पे बच्चों का इतना मेंटल लेवल नहीं होता है कि ये चीज़ें वहाँ पे ये सब कुछ सीख के आए पिक करें। यहाँ पे आके थोड़ा मेंटल लेवल हाई होता है, तो यहाँ पे पढ़ाने से इनके लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इधर से हटा दिया तो वहाँ आप जाके पढ़े, अब दोबारा जाके 9वीं में बैठ नहीं सकते हो इस टॉपिक को सीखने के लिए। तो मेरे ख्याल में इधर होने चाहिए, बेशक बुक में ना हो, एट द एंड आपके एनएमटी गेट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं इन जगहों से। तो इसके लिए आपको ज़रूर बताना होगा कि इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखें, अब यहाँ पर मैंने बोला है कि टाइम एक्सिस के साथ क्या होना चाहिए, इंक्लाइन रहना चाहिए। तो इंक्लाइन रहने के लिए क्या सूरत हाल होगी, अब मैं आराम से समझाता हूँ, ठीक है, आप इसको टेंशन में न लें, कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ टाइम लिया, यहाँ वेलोसिटी ली, वी ले लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर कोई लाइन इंक्लाइन ऐसी होती है या ऐसी हो, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट है।
कैसे कांस्टेंट है, आपको थोड़ी मैथमेटिक्स जाननी होगी इसके लिए, थोड़ी मैथमेटिक्स। स्लोप इस तरह कांस्टेंट है क्योंकि इसका एंगल सेम हो रहा है, इसका एंगल यहाँ पे भी, यहाँ तक आगे जाते जाते एंगल सेम हो रहा है, टेन थीटा सेम हो रहा है, और इसका भी एंगल सेम हो रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, मोटी मोटी ये बात ये समझो। अगर थोड़ा और गहराई में समझना चाहते हो तो इनके जब आप वो बनाओगे, इसका स्लोप बनाओगे, तो तब आपको अलग अलग चीज़ें मिलने वाली होती है। जैसे कोई लाइन ऐसी है, तो अब यहाँ पे अगर स्लोप आप कंसिडर करते हो तो ये लाइन, ये स्लोप होगा, यहाँ पे आप लेते हैं तो ये स्लोप होगा, यहाँ आप लेते हैं तो ये स्लोप होगा। देखो ये स्लोप वाले जो खाने हैं, खाने तो नहीं कह सकते, ट्राइंगल बन रहे, इनमें यहाँ पे भी एंगल उतना ही है, यहाँ पे भी थीटा उतना ही है, यहाँ पे भी थीटा इतना ही है, तो थीटा सेम हो रहा है। समझ आ रही है, नज़र आ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो थीटा सेम होने का मतलब ये है कि आपका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये। तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से दो चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, स्लोप और एरिया। अब इसको बारे में बताऊंगा, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे। सर कब तक हमें इधर उधर घुमाते रहेंगे, आप आगे पढ़ाएं भी दें। देखिए अब मैं स्लोप से एक्सेलरेशन निकालता हूँ, तो कैसे निकालना है वो देखें। एक सिंपल से एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम, सिंपल से एग्जांपल। मान ली यहाँ पे टाइम है, तो टाइम लेते जाएंगे हम। हाँ जी, टाइम तो लेते जाना है। इसको मैं इसके नीचे बनाता हूँ 1 2 3 4। फिर मैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है तो ऐसे लेता हूँ 2 4, दो दो का गैप है, 2, थोड़ा नीचे रखते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है जी, नज़र आ रहा है क्या, नज़र आ रहा है। हाँ देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, तो आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ से मैं कहूँ 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, उससे लेके ये 12 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी वेलोसिटी। 4 मीटर पर सेकंड थी, इससे क्या होगी, 12 मीटर पर सेकंड होगी। आप बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और टाइम कितना लिया इसने, 4 सेकंड लिया। अब देखें, ये मोशन लाइन में होता है, वैसे स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन हम इसको ग्राफ में ऐसे प्लॉट करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बताऊं, अगर आप जो ऑब्जर्व करते हो किसी बंदे को, वो आपने मान ले जीरो पे नहीं किया, यानी कि जीरो हो सकता है ना, तो यहाँ पे बंदे को ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि कहाँ पे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह ना, 1 2 3 1। अब देखो टाइम आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से आपने वो लिया है, ऑब्जर्व करना शुरू किए 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन उस टाइम इसकी कुछ न कुछ, इस बंदे की, साइकिल वाला बंदा है, इसकी कुछ न कुछ क्या थी, स्पीड थी। तो इस जब आपने यहाँ देखा इस बंदे को, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे है वो बंदा, फिर वो चेंज होती होती 8 हो गई, फिर वो होते होते 6 हो गई, फिर कितनी हो गई, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई, फिर 12 हो गई। तो मतलब क्या है कि 12 पे आ रहा है ना, तो हम उस तरह लेंगे, यहाँ 4, तो ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, 12 यहाँ पे होगी। ठीक है, 1 2 3 4, 4 मीटर पर सेकंड। अब देखें, ये था स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको हमने टाइम यहाँ पे है तो इधर लिख दिया, और वेलोसिटी यहाँ पे है तो इसको इधर लिख दिया, लेकिन इक्वल चेंज आ रहा था इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाई। इक्वल चेंज आ रहा था ना यार, खुदाया, एक एक सेकंड में आप चेक करके देख सकते हो, जो पीछे मैंने एग्जांपल ली थी ना, हर सेकंड में उतना ही एक्सेलरेशन आएगी। तो इसका मतलब है आपको यहाँ का एक्सेलरेशन बताना है, कहाँ से कहाँ, ए से गया था, मान लें ये ए पॉइंट था, यहाँ पे ये बी तक गया, तो ए से बी गया है, तो ग्राफ में तो ऐसे प्लॉट करेंगे। अब इसका स्लोप बताओ, इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। स्लोप
यानी कि टेन थीटा, स्लोप यानी कि टेन थीटा। अब यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, स्लोप क्या है, टेन थीटा है, और टेन थीटा आपको एक्सेलरेशन दे रहा है, और वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, चेंज इन परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यही होता है ना टेन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर ऊपर क्या जा रही है, ऊपर वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई बेस में क्या है, टाइम है, चेंज इन टाइम। अब देखो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। वी एफ क्या है, यहाँ पे 12 है, 12 मीटर पर सेकेंड। वी आई क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है भैया। अब यहाँ पे देखें तो यह टी आई यहाँ पे होगा, इस इनिशियल पॉइंट पे होगा, टी आई 0 है, तो ये तो टी एफ होता है पहले, ये 4 होगा, 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो अब आए कैलकुलेट करें, 12 से 4 गया 8, 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4 सेकेंड, 4 2 जार 8, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड होगा, इसके स्लोप से निकाला है हमने एक्सेलरेशन। क्या बात कर रहे हैं सर, हमें समझ नहीं आ रही है, आप तो पढ़ाई जा रहे हैं। देखो क्या आ गया यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड, इसके स्लोप से। वैसे ऐसे हम कैलकुलेट करते थे लाइन में, अब कैलकुलेट कैसे करने लग गए, ग्राफ में डाल के। तो ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन फाइंड करके फाइंड हो गया हमें एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे डिस्टेंस मिलता है वैसे। तो इसका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, देखना डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। सर लेक्चर बहुत लंबा हो गया, देखें डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही होगा डिस्टेंस, इसी तरह उसी से भी कर सकते थे यार। चलो यहाँ पे आए, अब ये कोई मोशन हो रहा है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 2 4 6, क्या हुआ 2 4 6, तो आगे भी करें 1 2 3 4, इसको जोड़ दें इसके साथ, इसको 6 के साथ जोड़। थोड़ा गलती हो सकती है, मैंने ये हाथों से लाइन लगाई है, ठीक है बच्चों, हाथों से लाइन लगाई है। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसके डिस्टेंस निकालने से ए से बी जा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, ए से बी के जो ये ए से बी से नीचे जो एरिया है, ये एरिया अगर फाइंड हो गया तो हमें डिस्टेंस फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा, डिस्टेंस हम फाइंड करके देंगे, डिस्टेंस हमें फाइंड होगा, डिस्टेंस हम फाइंड कर लें। तो यहाँ पे ये एरिया किस चीज़ का लग रहा है जी, अगर देखें इस ए बी के नीचे स्लोप, अब ऐसे ज्वाइन करें तो ये स्लोप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एरिया दिखाई पड़ रहा है। अगर हम ये एरिया निकाल दें तो क्या मिलेगा, दोनों एरिया को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एट द एंड हमें दोनों एरिया को लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखें डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर करो, अब आप इसके एरिया ले लो, पहले दोनों का प्लस करेंगे, मसला नहीं, लेंथ विड्थ, रेक्टेंगल ट्राइंगल है, हाँ, सर ट्राइंगल के एरिया तो लेंथ ब्रेथ करते हैं, प्लस रेक्टेंगल का एरिया खाली लेंथ ब्रेथ करें, तो ये क्या मिलेगा 1/2। लेंथ क्या है इस ट्राइंगल की, आप इसको ले लो या इसको ले लो, यहाँ से 0 से कितना तक आ रहा है 3, और विड्थ क्या है, ऊपर जाएं तो हर एक में 2 का गैप है, ये गैप जरूर समझना आपने, ये दो 4 है। वो नहीं समझ आई सर, ये तो 6 था आपने 4 लिखा ना, ना बाबा, 2 का गैप है ना, 2 ये फिर 2 ये 4, इस तरह का होगा। फिर इसकी लेंथ देखें तो ये ले लेंगे 3, और विड्थ देखें तो 2 है, तो इसका टोटल वो निकल 2 × 2 2 × 4, क्या होगा 3 और 2 रह जाएगा, फिर 3 2 रह जाएगा, तो 3 2 6 मीटर प्लस 6 मीटर 12 मीटर, यानी कि इसने 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। क्योंकि 12 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है जी, तो एरिया अंडर स्लोप यानी कि एरिया अंडर ग्राफ से हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आइए अब इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो वो कैसे डिस्कस होंगी, आप ध्यान से सुन लीजिएगा।
वैसे हमने बातों में इतने ज़्यादा टाइम 28 मिनट हो गए। अब देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हो गया। अब हम इससे एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन का जो बेस्ट तरीका है ड्राइव करने का वो है कैलकुलस का मेथड। यानी कैलकुलस से हम करते हैं, लेकिन यहाँ ग्राफिकल मेथड है तो हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की दो चीज़ें मत भूलना, वो मैंने इसलिए पढ़ाई है। दो चीज़ें क्या है? एक चीज़ ये स्लोप जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन मिलता है इससे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ या कर्व, उससे क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन ग्राफ करेंगे, उसके लिए मैंने कहा टाइम स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये टाइम है, यहाँ वेलोसिटी लेंगे, तो कुछ यूं करके, यूं क्या होता है, कुछ इस तरह का करके ग्राफ बना दिया। ठीक है जी। अब कोई बॉडी है, यहाँ ए से गई है, ए से मूव किया, ए से मूव करने का मतलब है कुछ न कुछ डिस्टेंस पे ऑलरेडी से बैठ है। आपने मैथ में पढ़ा है, कोई पॉइंट अगर वर्टिकल एक्सिस पे होता है, देखो कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है? पॉइंट ए यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाई वाला पॉइंट होगा। देखो, कोई पॉइंट अगर ग्राफ में बीच में होता है तो अब यहाँ पे एक्स भी होता है, वाई भी होता है। मान ला एक्स का 3, एक्स का 4, वाई का 4 है, दोनों पॉइंट होंगे। लेकिन कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस के अलांग होता है तो यहाँ एक्स वाला जरूर लेते हैं, वाई वाला कुछ ना कुछ होगा, मान ले 3, क्योंकि एक्स का पॉइंट नहीं लेते। मैथ में पढ़ा है 9th में। इसी तरह कुछ यहाँ टाइम एक्सिस के साथ हो, एक्स यहाँ पे वाई वाला 0 होगा, एक्स का कुछ ना कुछ होगा पॉइंट। सर समझ आ रही? समझ नहीं। देखें, यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब है ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे थी ये, तब आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया उस बॉडी को। तो यहाँ ए पे थी, ए से ये चली बी तक, ऐसे कहाँ तक गई? बी तक, और स्टॉप करी। तो अब यहाँ तक आपने ऑब्जर्वेशन की, मान ले इस तरह। अब इस लाइन को हमने टाइम एक्सिस के साथ भी मिलाना है, मिला दिए सर। इस लाइन को इस टाइम एक्सिस के साथ भी मिलाना है। अब ये बी था तो ये सी ले सकते हैं, और मुख्तलिफ बुक वाले मुख्तलिफ लेते हैं, इससे कोई वो नहीं। अच्छा, अब ये बी, ये सी, ये डी और ये ई हो गया। अब यहाँ कुछ एजम्पशंस मान लेनी है आपने। वो क्या है कि कंसीडर ए बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है, आफ्टर कवर अ डिस्टेंस एस, डिस्टेंस कवर किया इन टाइम टी, टाइम टी के अंदर एस डिस्टेंस कवर कर दिया, और उसकी वेलोसिटी फाइनल वी एफ होगी। ये बुक पर भी लिखा हुआ है यार, मैं नहीं लिखवाना चाहता, डायरेक्ट पे आ जाए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ कुछ हम चीज़ें एजम्पशन करेंगे हियर। क्या कुछ है? ओ ए ये बराबर है डी सी के या सी डी के, जितना ओ है उतना सी डी है। इसको हम वी आई लेंगे, यहाँ से यहाँ ये क्या है बच्चों? वी आई है। इसी तरह जो हमारा ओ ई है, ये कुछ बराबर होने वाला है सी डी सी बी के, और ये हमारा है वी एफ के बराबर। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह ओ से सी, यहाँ से यहाँ तक टाइम बीता है ना, टाइम गुजरा है, तो ओ से सी ये बराबर है ए सी डी तक, तो ये कुछ है जी टाइम के बराबर। क्या है? टाइम के बराबर है, टी के बराबर है। ये एजम्पशन अगर आपने ले ली है तो मतलब आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ये हर इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ हम करेंगे, बहुत सिंपल है। ये हम पहले कौन सी कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, तो अब देखें, यहाँ वो कंसेप्ट यूज करना है, स्लोप वाला। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप वैसे टेन थीटा के इक्वल होता है। क्या है? टेन थीटा, और यही टेन थीटा स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन वैसे टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ इस ट्राइंगल में देखें, ए से बी जा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हम लेंगे वो है बी डी। इस ट्राइंगल में देखें
बी डी डिवाइड बाई ए डी। ठीक है सर। अब मैं ये स्लोप टेंशन लिखने के बजाय ए लिख दूँ, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन से लेना देना है। तो क्या होने जा रहा है, तो ए इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ए डी। ठीक है सर। क्या बी डी को मैं लिख सकता हूँ, बी डी को मैं लिख सकता हूँ। बी डी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये है ना। अगर मैं बी डी निकालना चाहूँ तो पूरे बी सी में से, पूरे बी सी में से यहाँ से यहाँ तक, उसमें से बी डी निकाल दूँ। पूरे बी सी में से माइनस करना है मैंने, तो वो बी डी हमने निकालना है। बी डी किसके इक्वल होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस करके हमने निकालना है। तो देखें, ये आगे आगे मैं आगे आगे ही कर रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो। पूरे BC में से मैं DC को माइनस कर दूँ तो पीछे ये वाला पार्ट बचेगा। पूरे BC में से DC निकाल दो तो ये वाला पार्ट बचेगा। तो पूरे BC में से माइनस किया BC को, तो क्या मिला, वो हम लिख देंगे आगे AD। AD डिवाइड, AD को मैं OC लिख सकता हूँ। देखो OD जितना है वो OC भी है। सही है सर। BC क्या चीज़ है, BC क्या चीज़ है, CB है या BC की बात है, वो VF के बराबर है। ये VF लिख दिया। DC क्या चीज़ है, CD है या DCA की बात है, वो है VI है। OC क्या चीज़ है, T है। तो कुल मिला के ये क्या होने जा रहा है, ये सब A इसके इक्वल था, A इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई T। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ये वाला जो कंसेप्ट है स्लोप, इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की, यानी कि स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, वो पीछे मैंने बताया भी था, निकाला भी था, तो उसी से हम निकाल रहे हैं। तो AT इक्वल टू VF माइनस VI, तो VI को इधर लाएं, VI प्लस AT इक्वल टू VF। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है अच्छे से। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने ट्रैक कर दी। ये रिलेशन बताती है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये मैं रखूँगा, ये चाहिए होंगे आगे के लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे। डिस्टेंस किसकी इक्वल है, एरिया अंडर द कर्व। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम इक्वल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर, जो बॉडी गई है यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्टेंस निकालना है, वो एरिया अंडर कर्व या ग्राफ। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, आपको यहाँ पे ट्रेपिज्म दिख रहा होगा। देखो ट्रेपिज्म क्या होता है, इसकी दो साइडें पैरेलल हैं, ये पूरी साइड, एक ये साइड एक ये साइड, मतलब ये फिगर जो दिखाई पड़ रही है ये सारी, यहाँ से जाओ, यूँ आओ और यूँ चले जाओ, ये पूरे एक ट्रेपिज्म बनती है। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म निकाला तो मैं कामयाब हो जाऊँगा इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है जी। कौन सी है, सेकंड इक्वेशन। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC, कौन सा ट्रेपिज्म, OABC वाला ट्रेपिज्म। लेकिन इस ट्रेपिज्म को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए बांट सकते हैं, फायदे के लिए कुछ भी करना है भाई, समझ आई। तो ये ट्रेपिज्म, इसके अंदर एक ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रही होगी, एक रेक्टेंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली रेक्टेंगल। तो S इक्वल टू एरिया ऑफ, आप ले लें रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि कौन सी है, OADC, OADC प्लस 1/2 एरिया ऑफ, 1/2 बाद में करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है, ABD, ये ट्रायंगल है। तो चलिए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, OC डिवाइड बाई OA, OC डिवाइड बाई OA, OC मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई, सॉरी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है ना, OA प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ आप इसको ले लें AD,
विथ बी डी, ए डी मल्टीप्लाई बाई बी डी। अब जहाँ से एक चीज़ बताना चाहूँगा, बी डी कैसे निकालेंगे, मसला बी डी क्या है। तो चलिए पहले मैं पुट कर देता हूँ, आपका थोड़ा हौसला आ जाए, शुरू में कंफ्यूज नहीं करते। ओ सी क्या है, ओ सी यहाँ से ढूंढिए, नहीं तो यहाँ से भी बता सकते हैं, टाइम है। ओ सी क्या है, टाइम। ओ ए क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, वी आई है। हर इक्वेशन के साथ ये चीज़ें लिख लेनी है। अच्छा, आपको कोई एक इक्वेशन अगर ड्राइव करने के लिए दे दें तो आपने ये लिख लेनी। प्लस 1/2 ए डी क्या चीज़ है, ए डी टी है, मल्टीप्लाई बाय बी डी क्या चीज़ है, बी डी नहीं पता, इसका मसला है। तो बी डी कैसे निकालेंगे हम, बी डी कैसे निकालेंगे हम, तो बी डी निकालने के लिए हमने ये वाली जगह निकालनी है ना, स्लोप का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल होगा पर टेन थीटा होता है, टेन थीटा इस ट्राइंगल में देखेंगे परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, बी डी। जैसे टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर बी डी है इसमें, इस ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल में बी डी है और बेस क्या है, ओ ए डी है, डिवाइड बाई ए डी है। एक्सेलरेशन इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ए डी। तो ए इक्वल टू बी डी क्या चीज़ है, बी डी है, ए डी क्या है, टी है। इसको इधर ले आए तो क्या होगा, ए टी इक्वल टू बी डी। क्या ये बात नज़र आई, क्या ये कौन नज़र आया आपको, अरे हाय थोड़ा सा नीचे 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 दे, नीचे देखो नीचे, एक मिनट एक मिनट, अब ठीक है, सही है जी। तो ए डी आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए उसको, S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी। तो S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आ गई, दो टी थे ना, ये टी का स्क्वायर हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव होगी, मुबारक हो। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हमने उसी तरह ट्रेपेजियम लेना है, डिस्टेंस को उसी तरह के फार्मूले बनाना है, लेकिन थोड़ा सा अलग। अब ट्रेपेजियम तो हमने लिया था, लेकिन ट्रेपेजियम के अंदर हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल को बांट दिया। अब हम पूरा ट्रेपेजियम लेंगे, ओ ए बी सी, और उस पूरे का फार्मूला लगा के हम हल करने जा रहे हैं। तो वो क्या है जी, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। अच्छा, यहाँ पे मैं डिस्टेंस क्यों ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं ले रहा हूँ, देखो हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस बतानी थी, मैंने शुरू में नहीं बताई। इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले बताना नहीं चाहिए। आपकी बुक में लिखिए व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसमें कंडीशन मैं आखिर में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो S इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व क्या है, ट्रेपेजियम, तो वो है एरिया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया करके निकालेंगे। ट्रेपेजियम आपको दिखाई पड़ रही होगी, वो कौन सी है, ओ ए बी सी है। अब ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स करें तो पैरेलल साइड्स क्या है, यहाँ पे मैंने बोला ये और ये पैरेलल है। आप ओ ए और ए बी को पैरेलल नहीं कह सकते, क्या बात कर रहे हैं सर, नहीं पैरेलल नहीं है ना, ये तो कर्व सी और ये टेडी सी है, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल साइड क्या है, बी सी, बी सी ये पूरी, ओ ए, हाइट देखें तो हाइट नीचे बेस को लेंगे इसमें, क्योंकि ये ट्रेपेजियम गलत बनी हुई है। अगर इसको उस तरह बनाए ना, इस तरह की बनेगी, ये है बी सी, ये है ओ ए और ये ओ सी, ये हाइट बनेगी। देखो ओ सी यहाँ नीचे, असल में ये होती है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे जो है ना ओ सी है, ओ सी लिख देते हैं। अब देखो S इक्वल टू 1/2 बी सी क्या चीज़ है, बी सी सी भी है, वी एफ है, बी सी भी एक ही बात है। ओ ए क्या चीज़ है, वी आई है, ओ सी क्या चीज़ है, टी है। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए टी की वैल्यू लगानी है। टी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से लगा सकते हैं। वो कैसे, वी एफ
इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है ना, इसको इधर लाए वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी को इधर लाए, ए को इधर लाए, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इक्वल टू टी, इसको यहाँ पे पुट कर देना है, इससे आपको फाइंड हो जाएगा सोल्यूशन। कैसे देखें, मैं ज़रा यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि बोर्ड पे पूरी आ जाए। एस इक्वल टू 1/2 वी एफ प्लस वी आई, टी की जगह क्या रिपोर्ट करें, इस टी को रिप्लेस करके ये सारा पुट कर सकते हैं जी सर, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। अब ये 2 और ए मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, मैं आगे आगे लिखता हूँ, एस इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई 2a। इस 2a को इधर ले आए तो ये क्या होगा 2as इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई। और देखो ये फार्मूला बन रहा है यार, a प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्ट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन प्रूव होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होगी। समझ आई बच्चों, फिर नज़र नहीं आ रहा है, ओए होए ये आ रहा है। ये देखो ज़रा, बोर्ड का बड़ा मसला है। हाँ मसला तो है सर, आपको नया बोर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी। देखिए जी बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये न्यूमेरिकल है आपके असाइनमेंट का, तो इसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। क्या है, ए ट्रेन स्लो डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, स्लो डाउन हो रही है, आपने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया क्या, जब इसकी स्पीड क्या थी 80 किलोमीटर पर आवर थी, विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ऐसा को ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने करना है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो बनता ही है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जो डेटा लिखते हैं, यानी कि ये आप जहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये क्या है, वी आई है, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर थी, और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और लॉन्ग वी टेक टू अटेन स्पीड, स्पीड कितनी है बाद में, मतलब हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा है, इसकी स्पीड कितनी हो जाए, मतलब 80 से कम होते होते 20 तक आएगी, लेकिन 20 तक आते आते कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अटेन, यानी कि 80 अटेन करते करते, मतलब गेन करते 80 तक 20 तक आते आते उसने कितना, वो टाइम कितना लेगी, रिटार्डेशन तो हो रहा है ना, स्टॉप पे खड़ी होनी चाहिए, तो ये वी एफ दे रहा है। देखो यहाँ टू स्टॉप बोलते तो वी एफ ज़ीरो हो जाती है, ये बात याद रखें, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, स्टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो तो वी आई ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं है, इसने ऑब्जर्व कब से करना शुरू कर दिया 80 किलोमीटर पर आवर से, और इसका रिटार्डेशन आते आते मतलब 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड होते जो होते क्या होगी इसकी वो, तो यहाँ से जो वी एफ है वो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है, एक वी आई है एक वी एफ है, एक क्या है वी आई वी एफ है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में है, तो ये तो मसला होगा, हमें एक यूनिट में रखना होगा, मतलब एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड में है और आप इस तरह कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, इससे मसला पैदा होगा, तो टी आपको निकालना है, लगेगी तो फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि वी एफ वी आई और टी ए सारा उसी में है। तो अब 20 किलोमीटर आर को आप मीटर पर सेकंड में बदलाएं, तो इसका सीधा सा फार्मूला है, जब भी कोई मीटर किलोमीटर पर आर में दें तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपने किससे वो करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करना होता है। उसको आसान रखने के लिए आप क्या करते हो, 1000 और 36 का पहला सा डिवाइड कर देते हो, 2 5 10 2 15, 2 1 2 2 2 8 16, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जब भी ऐसा आ जाए, किससे 5/18। अब इन दो को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 9 18, 2 4 8 40 हो गया। अब तक कितना कहाँ पहुँचे, 40 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9, तो ये कितना होगा 40500, 5 4 22 100 डिवाइड बाई 9, इन दो को डिवाइड कर देना है आपने,
तो डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 22.2 मीटर पर सेकंड। सही, 22 पॉइंट डिवाइड उस तरह कर देना, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आए 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसको करने के लिए आपने फिर से 5/18 को डिवाइड कर देना है। 2 9 ज़ार 18, 2 10 ज़ार 20, तो क्या बच गया 10 और 5 और नीचे 9, 50 डिवाइड बाई 9। अब इसको आप डिवाइड कर दें, यानी कि 50 को डिवाइड कर देना है 9 से, तो क्या आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, ठीक। फिर 5 बच रहा है, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 9 ज़ा 45, तो 5.5 आ रहा है। क्या आ रहा है 5.5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वी आई आएगी। अब ठीक है, अब आप इक्वेशन लगा सकते हैं, वो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई इधर ले आए, माइनस वी आई इक्वल टू ए टी चाहिए, तो कैसे करेंगे, टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। ठीक हो गया, अब पुट कर दें, वी एफ क्या है 22.2 माइनस वी आई क्या है 5.5। सर गलत कर रहे हैं आप, रिटार्डेशन हो रहा है तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन जो है तो वो नेगेटिव है, तो यहाँ जो वी आई थी वो ज़्यादा है, वी एफ कम है। वी एफ कितनी है 5.5 माइनस 22.5 डिवाइड बाई, रिटार्डेशन है तो ये माइनस आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस आएगा, तो -2। इन दो को माइनस करें, इन दो को माइनस करें, किन को 22.5 और 5.5 को, 22.2 और 5.5 को, ठीक है। तो ये 1 इधर जाएगा, 12 12 से 5 गया 7, पॉइंट अपनी जगह पे 11, फिर इधर 1 रह रहा है, 1 इधर दे दें 11 हो जाएगा, 11 से 5 माइनस करें, यानी कि 11 से 5 माइनस करेंगे 6, यानी कि 16.6 आएगा, 7 आएगा, तो -16.7 डिवाइड बाई -2, बस 2 कट जाएगा। अब इनको अगर आप डिवाइड करेंगे टाइम, तो लगभग 8.35 सेकंड आएगा, ठीक है जी। टाइम आपको फाइंड हो गया, मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देके इतने टाइम बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 80 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 20 किलोमीटर पर सेकंड तक आने के लिए इतने टाइम लगेगा, उसके बाद इसकी स्पीड ट्रेन की उतनी हो जाएगी। समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है आप लोगों को यार, ठीक है।